कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच सक्सेस पॉइंट @ स्वागत करता हूं। एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि विश्व का भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। डेली 50 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग ने 200 क्वेश्चनों को देख लिया है। आगे के प्रश्नों को आज देखेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इतनी मेहनत के साथ मैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लेकर हाजिर होता हूँ, तो इसलिए गुजारिश है कि आप लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ए दिया हुआ है मलावी, बी विक्टोरिया, सी जाम्बेजी, डी चाड। फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित नदियों में से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है दोस्तों, तंजानिया और युगांडा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो कौन सी झील है? तो दोस्तों वो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन की सीमा रेखा है, भारत नेपाल की सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, या फिर भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन लाइन क्या है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा की अगर बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच सीमा रेखा है। इसका निर्माण शिमला संधि 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच के तहत किया गया था। इसका नाम सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। सन हेनरी मैकमोहन भारत के लिए विदेश सचिव और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। यह रेखा भूटान से 550 मील पूर्व में खींची गई है। भारत इसे स्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानता है। यहाँ तक कि चीन शिमला संधि को ही नहीं मानता है। तो दोस्तों मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन की सीमा रेखा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? मैग्नीटाट रेखा थी मैग्नीटाट रेखा थी क्या थी? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो दोस्तों मैग्नीटाट रेखा की अगर हम बात करें तो मैग्नीटाट की रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करके बताना है कि सही कूट का चयन करना है। आइए मिलान करते हैं। श्याम का नाम क्या था? तो श्याम का पुराना नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, श्याम तो पुराना नाम है। श्याम का जो नया नाम है वो क्या है? थाईलैंड। क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। तो श्याम का नाम हो गया थाईलैंड, फार्मोसा ताइवान, मेसोपोटामिया इराक और बर्मा म्यांमार। तो ये कौन सा हो जाएगा? 3-1-4-2। 3-1-4-2 कहाँ पे? डी पे दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए हुए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रही? यानी कि जो दिए गए देश हैं वो राजधानी नहीं रहे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों कराची पाकिस्तान की राजधानी सही है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड की ये भी सही है, क्योटो जापान की राजधानी सही है, लेकिन मेलबर्न जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, लेकिन यहाँ पे ब्रिस्बेन दे रहा है दोस्तों, तो यही क्या है? नहीं, राजधानी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? बेसिन, मांडले, वियतनाम या पियनमाना। तो दोस्तों म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी जो है वो है पियननामा। ठीक है, पियननामा है, और जिसकी घोषणा 7 नवंबर 2005 को की गई थी। पियननामा म्यांमार के मांडले प्रमंडल में स्थित यांगून से लगभग 320 किलोमीटर दूर अवस्थित है। पियनमान से कुछ ही दूरी पर स्थित नायपीडा म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी बन गई है दोस्तों। चलिए ये था डी आंसर, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहेगा? निम्न में दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बहामास, नासाउ, कोस्टारिका, सान जोन्स, निकारागुआ, बेलमोपान, डोमिनिकन सांटो डोमिंगो रिपब्लिक। आइए देखते हैं। तो दोस्तों बहामास की राजधानी नासाउ है, बिल्कुल सही है। कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है, बिल्कुल सही है। निकारागुआ की राजधानी होती है मानागुआ, ना कि बेल्मोपान। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? निकारागुआ हो जाएगा, कि निकारागुआ की जो राजधानी है वो कौन सी है? मानागुआ।
सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ। ठीक है, क्या है? मानागुआ, मानागुआ। चलिए आगे चलते हैं। पेरू की राजधानी है लिस्बन, लीमा, मैड्रिड, काराकास। तो दोस्तों पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू दक्षिण अमेरिका की देश में है। इसके अतिरिक्त लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी, मैड्रिड स्पेन की राजधानी व काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। तो पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों? लीमा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? चिली सेंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, उत्तर कोरिया सियोल, इथोपिया अदिस अबाबा। तो दोस्तों अगर हम चिली की बात करें तो चिली की राजधानी सेंटियागो, बिल्कुल सही है। और अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों। उत्तर कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है दोस्तों, ना कि सियोल है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर कोरिया आंसर इसका हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घाना, अकरा, कीनिया नैरोबी, नामीबिया विंडहाक और नाइजीरिया रबात। तो दोस्तों घाना की हम बात करें तो घाना की राजधानी अकरा है, सही है। कीनिया की राजधानी नैरोबी है, ये भी सही है। विंडहाक की, नामीबिया की राजधानी विंडहाक है, ये भी सही है। लेकिन नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं, अबूजा है। क्या है दोस्तों? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, अबूजा। ठीक है, की राजधानी अबूजा है। तो अबूजा है दोस्तों। तो ये आंसर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये डी आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जोड़ियां बनाइए और नीचे दिए गए, इसको पहले ठीक कर लेते हैं दोस्तों। ये कोट लिख गया है, ये कूट होगा। नीचे दिए गए कूट का, चलिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आइए देखते हैं। केनिया ताशकंद, युगांडा नैरोबी, उज्बेकिस्तान कीव, यूक्रेन कंबाला। आइए मिलान करते हैं इसका। तो दोस्तों केनिया नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, केनिया की राजधानी नैरोबी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएंगे दोस्तों? एक ऑप्शन आ जाएंगे आपके 2 4 1 3। 2 4 1 3 का कहाँ पे? बी पे है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, ऑस्लो नॉर्वे। अगर दोस्तों ये देखना है कि एक तरफ राजधानी दिया हुआ है तो राजधानी नगर नहीं है, ये देखना है। तो देखिए दोस्तों, कोपेनहेगन डेनमार्क सही है। बर्लिन की बात करें तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी नगर होने के साथ ही जर्मनी के राज्यों में से एक है। अन्य सभी नगर का नाम दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? बर्लिन। तो क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आसमान, जॉर्डन, बिस्केक तजाकिस्तान, उलन बटोर मंगोलिया, सनाइया यमन। तो दोस्तों अम्मान जॉर्डन की राजधानी है, बिस्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, सानिया यमन की राजधानी है। तो देखिए बिस्केक तजाकिस्तान दिया हुआ दोस्तों, जबकि किर्गिस्तान की राजधानी है। तो यही क्या है? सुमेलित नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? साइप्रस बगदाद, लेबनान बेरूत, टर्की अज़गाबाद, यूक्रेन अकमूला। तो दोस्तों साइप्रस जो है वो बगदाद सही है। टर्की अज़गाबाद ये भी सही है। यूक्रेन की यानी अकोला ये भी सही है। लेकिन लेबनान बेरूत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, बताएं कौन सुमेलित है, यही पूछा है। तो लेबनान की राजधानी क्या होती है? बेरूत। कौन सुमेलित है? लेबनान। तो लेबनान की राजधानी बेरूत। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? इस्लामाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो दोस्तों इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क यहाँ का महत्वपूर्ण नगर है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क।
ये हो जाएगा न्यूयॉर्क, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है रिवीजन के अंतर्गत, क्योंकि ये यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आइए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? चीन शंघाई, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस मॉस्को। तो दोस्तों कनाडा की राजधानी बीजिंग ओटावा है, सही है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा होती है और रूस की मॉस्को है, ये सही है। लेकिन चीन की राजधानी शंघाई नहीं, शंघाई एक नगर है दोस्तों, ये बीजिंग होती है। चीन की राजधानी बीजिंग होती है, इसलिए यही गलत है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर? तो दोस्तों अगर हम मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देने की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव पर दिखता है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया? तो दोस्तों विश्व में पाई जाने वाली 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% जो है वो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में पाई जाती है। संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में या फिर स्पेन में? तो दोस्तों पीसा मध्य इटली में अर्नो नदी के मुहाने के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह नदी लिगुरियन सागर में गिरती है। पीसा नगर इटली के पीसा प्रांत की राजधानी है। तो ये क्या हो जाएगी? जो कि लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता, शिकागो, लंदन, लैनझाओ। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध के लिए वहाँ वर्ष 2005 में अध्यादेश लगाया गया था। इसे ध्रुव नगर के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? शिकागो को जाना जाता है ध्रुव नगर के रूप में दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए गुट का से चयन का उत्तर करना है। क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। संसार में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य। आइए देखते हैं। तो दोस्तों क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। हांगकांग चीनी का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ये भी सही है। संसार में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, ये गलत है दोस्तों क्योंकि भारत है। ऑस्ट्रेलिया का एक संघीय राज्य कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया संघीय राज्य, बिल्कुल सही है। तो 1 2 4 कहाँ पे दिया है दोस्तों? डी पे दिया हुआ है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है लंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों श्रीलंका को। श्रीलंका कहाँ पे? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो विश्व के 2 सबसे छोटे जो महाद्वीप हैं दोस्तों वो कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया यूरोप कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुर्की का कौन सा नगर जो है वो पश्चिम का द्वार कहलाता है? अदन, अंकारा, इस्तांबुल और इजमीर। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित शहर है दोस्तों, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बास्फोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस्तांबुल। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, 1/4, आधा, 2/3 या 1/3/5? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र और 70% भाग पर जल क्षेत्र है दोस्तों। विस्तार है। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका हुआ भाग लगभग 2/3 है। कितना है दोस्तों? 2/3। 2/3 कहाँ पे दिए? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र की सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे जो निकट स्थान है दोस्तों वो है उत्तरी ध्रुव। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। डेटम रेखा जो होती है दोस्तों वो क्षैतिज रेखा होती है
जिसके सहारे ऊंचाइयां और गहराइयों की माप की जाती है, तो ये हो जाएगा ए समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई व गहराई की माप की जाती है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की जब चलते हैं, डेटम रेखा है एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। पाकिस्तान तथा भारत की सीमा रेखा, ये हो नहीं सकता दोस्तों। यह तिथि रेखा या कैलेंडर रेखा इंगित करती है, ये भी गलत है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो देशांतर के शून्य अंश से गुजरती है दोस्तों। तो केवल पहला ही सही है दोस्तों, यानी कि एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई गहराई की माप होती है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि टर्की के उत्तर में है काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर। तो दोस्तों टर्की के उत्तर में जो पड़ता है उत्तर पश्चिम बुल्गारिया है। उत्तर की हम बात करते हैं अगर दोस्तों खाली उत्तर की, तो उत्तर में कौन सा पड़ता है, काला सागर। कौन सा सागर पड़ता है दोस्तों, काला सागर, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, आंतरिक सागर है सफ़ेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। तो दोस्तों आंतरिक सागर जो है वो होता है कैस्पियन सागर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। ये समीक्षा अधिकारी, शायद अधिकारी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी सफिशिएंट है दोस्तों। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। उस जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न की तरफ क्या है, जिस सागर से सारगैसो संबंधित है वह कौन सी सागर है। उत्तरी सागर, उत्तरी अटलांटिक सागर, दक्षिण प्रशांत सागर, दक्षिण अटलांटिक सागर। तो दोस्तों जिस महासागर से सारगैसों का संबंध है वह है उत्तरी अटलांटिक सागर, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, हिंद महासागर में सागर धाराएं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसून प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल, माफ़ कीजिएगा दोस्तों ये बहुत ऊपर चला गया है। 230 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा कि हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए जो निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है वह हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगुलहास धारा अगुलहास धारा जो चलती है वो कहाँ चलती है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो अगुलहास की धारा जो चलती है दोस्तों वो हिंद महासागर में चलती है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। कनारी की धारा, वेंगुलर की धारा, अगुलहास की धारा या फिर ब्राज़ील की धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जल धारा है वेंगुलर धारा जो प्रवाहित होती है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। आगे चलकर ये धारा दक्षिण विषुवतीय रेखा में मिल जाती है, तो क्या हो जाएगी, वेंगुलर धारा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। वेंगुला, ब्राज़ील की धारा, कनारी की धारा या पश्चिमी पवन प्रवाह। तो दोस्तों जो धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती, वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे कनारी की धारा दिया हुआ है, यही उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। जो महासागरीय धारा शेष में से नहीं है वो कौन सी है, पेंगुला, ब्राजीलियन, दक्षिण भूमध्य रेखीय या पेरुवियन। जो महासागरीय धारा शेष तीनों से अलग है वो कौन सी है, पेरुवियन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी शेष तीन धाराओं का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से, इसलिए पेरुवियन धारा सबसे अलग है दोस्तों। पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्या है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, पोलैंड, पुर्तगाल, नार्वे, नाइजीरिया। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश जो है दोस्तों वो है नार्वे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, पेरुवियन, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम या ब्राज़ील।
ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील की धारा, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो की धारा या हम्बोल्ट की धारा। निम्नलिखित में से जो शीत धारा है आपको वो आंसर बताना है दोस्तों। तो शीत धारा कौन सी है? हम्बोल्ट की धारा। शीत धारा कौन सी है दोस्तों? हम्बोल्ट की धारा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम है एक खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातली धारा। तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों जो है वो क्या है? एक महासागरीय धारा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं हैं? लिब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं हैं? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, फटाफट से आंसर देते हुए नजर आइए दोस्तों। आप लोग आंसर नहीं देते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा खुद को भी तकलीफ होती है कि आप लोग आंसर नहीं देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आंसर दीजिए। अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं हैं। अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात की जा रही है दोस्तों, नहीं है। बताइए, अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं हैं। क्या पूछ रहा है? लेब्राडोर की धारा दोस्तों। ठीक है, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, नहीं बताएंगे? अटलांटिक महासागर की बात की जा रही है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं है? लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा। तो दोस्तों फॉकलैंड की धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। कनारी की धारा भी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। ठीक है, कनारी हो गया, फॉकलैंड हो गया। लेब्राडोर की धारा जो है वो कौन सी है दोस्तों? बताइए। लेब्राडोर की धारा जो है दोस्तों, ये भी क्या है? ये हिंद महासागर की धारा है। तो यही क्या हो जाएगा? महासागर की धारा है लेब्राडोर की धारा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं हैं? चलिए, अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं कौन सी है दोस्तों? ब्राज़ील की धारा, बिल्कुल सही है। कनारी की धारा दोस्तों ये ठंडी जल धारा है। इरमिंगर जो है ये ठंडी जल धारा है। तो कौन सी गर्म जल धारा है? ब्राज़ील की धारा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से ज्वार का प्रकार नहीं है? दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, अपभ्रू ज्वार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्वार की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन ज्वार का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तीनों ही ज्वार के प्रकार हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीनों ही क्या हैं? ज्वार के प्रकार हैं। तो इनमें से कोई नहीं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? बताइए दोस्तों, सागरीय जल में किसका अधिकतम योगदान होता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो सागरीय जल की लवणता में जिसका अधिकतम योगदान होता है वो होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहाँ पे? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, झील वान में या महान साल्ट झील में? तो उच्चतम लवणता पाई जाती है दोस्तों झील वान में। कहाँ पाई जाती है? झील वान में। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है बाल्टिक सागर में, श्याम सागर में, मृत सागर में, लाल सागर में? तो लवणता की सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है वो मृत सागर में पाई जाती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता तथा गहराई कम होती है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, या फिर लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है? तो समुद्र में घनत्व जब बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में लवणता बढ़ती किंतु गहराई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक कौन से होते हैं? सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक कौन से? वर्षा भी लवणता को कम करती है, सागरीय हिम के पिघलने से लवणता में कमी आती है, वाष्पीकरण से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। सभी कारक सही हैं। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सभी कारण सही हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है?
सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्री बल से। तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो कारण है दोस्तों, वह गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्री बल। तो डी इज द क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने के कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का जो कारण है पृथ्वी का अपकेंद्री बल है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वृद्ध ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो वृद्ध ज्वार जब आता है दोस्तों, तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे गहरा समुद्र गर्त कौन सा है? नॉर्टन, चैलेंजर, मैनवर्ड या रिसर्च? विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है दोस्तों वो चैलेंजर गर्त है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर इसकी गहराई की बात करें दोस्तों तो कितनी है, 1133, ठीक है, 1133 मीटर है इसकी गहराई है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड सही है? एलुवियन हिंद महासागर, आइए मिलान करते हैं। एक तरफ स्थान दिया है, एक महासागरीय गर्त दिया हुआ है, आइए मिलान करते हैं। तो दोस्तों एलुशियन जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर, कर्णमेघ जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर, सुंडा हिंद महासागर दोस्तों, और ईस्ट एंड वेस्ट दक्षिण प्रशांत महासागर। जो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 कहाँ पे, बी पे। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों इसी लगन के साथ मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।